हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों को हॉट सजेशन बताने जा रहे हैं। मैथ का सभी क्वेश्चंस का हॉट सजेशन तैयार किए हैं, जिसमें कई मेहनत के बाद प्रत्येक प्रश्न के लिए मैंने 3 प्रश्न तैयार किया है, जिसमें से 3 प्रश्न में एक प्रश्न आपको हर क्वेश्चन में आना है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने 3 क्वेश्चन तैयार किया है इस टाइप पर, जैसे 1 2 3, यानी ये 3 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आपका टैली करेगा, ठीक है ना। ऐसे ऊपर में जो सबसे पहले जो लिखा है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी यही सबसे पहले आना चाहिए। अगर ये नहीं तो ये, और ये नहीं तो ये, इस तरह करके हमने सजेशन को तैयार किया है। और ये भी बता देते हैं कि जैसे एग्ज़ाम जब जिस डेट को है, एग्ज़ाम्स मैथ का एग्ज़ाम से ठीक 2 दिन पहले हमने इस सजेशन को और संक्षिप्त कर देंगे। यानी इसमें टोटल 90 क्वेश्चन है, तो 90 क्वेश्चन में आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने 30 क्वेश्चन का ही सटीक सजेशन देंगे, जिसमें 30 का 30 आपका टैली कर जाएगा, ये मेरा दावा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर हम वीडियो छोड़ें, ठीक है ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसे केयर कीजिएगा, सावधानी से देखिएगा, जो क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो चलो क्वेश्चन क्या क्या है उसे हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 को सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जैसे 156 है, ये 2 से देंगे, 2 8 16, नहीं 2 सत्ते जाएगा, 2 से 14 एक बचेगा, 16 होगा, 2 8 16। फिर 2 से देंगे, 2 3 6 एक बचेगा, 18 होगा, 2 9 18। अब की बार 3 से चल जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट बोलता है कि धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो वह संख्या निम्न में से क्या होगा। यानी अगर इस तरह का कोई भी संख्या रहेगा, ठीक है ना, लास्ट में इसका अंतिम संख्या क्या है, विषम संख्या है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यानी q की जगह अगर कोई भी मान रखते हैं, जैसे 6q + 5 है, तो अगर हम लोग 6 गुना q का मान 1 रखते हैं तो भी 6 एकम 6 अरे कितना आता है, 6 और 5 11 आता है। अगर 1 की जगह हम लोग 2 रखते हैं, सम संख्या रखते हैं, तो यहाँ कितना आता है, 17 आता है, जो विषम संख्या है। 11 भी विषम था और 17 भी विषम है। यानी इसकी q की जगह कोई भी संख्या रखेंगे तो ये विषम आएगा। यदि अंतिम संख्या अगर ये मेरा विषम संख्या है, तो अतः इस रूप में अगर कोई भी संख्या होगा, अगर अंत में विषम है तो इसका आंसर विषम होगा। यदि अंत में कोई अगर सम संख्या यहाँ दे दे तो उसका आंसर सम होगा। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है कि 120 का अभाज्य गुणनखंडन होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सेम, ये क्वेश्चन क्या है, सेम है। इसको बोलता है अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है, इसको बोला अभाज्य गुणनखंडन होगा, तो इसको भी सेम इसी तरह होगा। यानी 120 का अगर हम 2 से देंगे, 2 छक 12, 2 से देंगे तो 30 बार, और 2 से देंगे तो 15 बार, उसके बाद 3 से दे देंगे तो 5 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर, नहीं यही रहेगा, पावर के रूप में नहीं लिखा, अभाज्य गुणनखंडन इसका यही हो जाएगा। फिर देखते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यानी इसमें क्या देखना है, जो ये जो कटा हुआ है उसमें देखना x जो है, ये वाला इधर, ये वाला y अक्ष है, ये वाला x अक्ष है। यानी x अक्ष पर कितना जगह कटा हुआ है, जितना जगह वो कटा हुआ है उसका आंसर उतना ही है। इसमें संख्या लिखना है, नहीं एक जगह कटा है तो 1, 2 जगह कटा है तो 2। तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें 2 जगह काटा, यानी 1 और यहाँ 1, 2 जगह काटा है, तो इसमें 2 आंसर है। और इसमें x अक्ष पर, यानी ये वाला जो x है ये कहीं भी नहीं कटा है, यानी ये y पर कटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 0, x पर नहीं कटा है। और इसमें क्या है, x पर 1 2 3 4 जगह कटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या बोलता है, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, यानी 2 गुना 3, 6 हो गया। उसके बाद है 72 का अभाज्य गुणनखंड, इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 तिया 24, 24 तिया 72। फिर 120, 120 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120। अब HCF का बात करें तो HCF यानी जो तीनों में मिला हो, तो तीनों में मेरा क्या मिला हुआ है, एगो 2 मिला हुआ है और एगो 3 मेरा मिला हुआ है कि नहीं, एगो 3 मिला हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 3, ठीक है ना, तो इसका हो गया 6। अब LCM का बात करें, LCM में लिखना है उसके बाद जो आया है, जैसे कि 2 इस तीनों में आया है तो इसको एक ही बार लेना है, 3 भी तीनों में आया है तो इसको भी एक ही बार लेना है। जैसे यहाँ 2 बार आया है तो इसको भी एक ही बार लेना है, बचा एगो 3 तो इसको 3 ले लेना है। फिर यहाँ 2 बार आया तो इसको भी एक ही बार लेना है। उसके बाद क्या है, 5 है, तो इसको गुना करके देखते 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36 और 5 दूना 10, यानी 36 पर 1 0। ये हो गया इतना। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बहुपद x² - 2x - 8 का शून्य ज्ञात कीजिए, या फिर बहुपद t² - 15 का शून्य ज्ञात कीजिए। या तीसरा इसका क्वेश्चन है, यदि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, यहाँ होगा योग तथा गुणनफल क्रमशः, योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसका क्या करना होगा, मिडिल फैक्टर तोड़ना होगा, यानी x² - 2x - 8 = कुछ नहीं तो 0। इसका मिडिल फैक्टर के इसको गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा x² आना चाहिए 8x, यानी 4x + 2x। जैसे 8 को x² से गुना करते हैं तो 8x² आएगा, तो इसको गुना करेंगे 4 दूना 8 आ जाएगा, 4x में 2x जाएगा, -2x बचेगा, -8 = 0। यहाँ कॉमन आ जाएगा मेरा x, यहाँ बचेगा x - 4, यहाँ आ जाएगा +2, यहाँ बचेगा x - 4 = 0। ऐसे ले सकते हैं x + 2 = 0 या x = -2, एगो ब्रैकेट ला ले लेंगे, x - 4 = 0 या x = 4। अतः शून्यक = 2 हो जाएगा, एगो -2 हो जाएगा, एगो 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। दूसरा बोलता है t² - 15 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं t² - 15 या t² - √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, a² - b² का फॉर्मूला में हो गया, तो ये प्लस b और ये माइनस b, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ है t + √15 = 0 या t = कितना हो जाएगा, -√15। और अगर हम इसका बात करें, यहाँ है t - √15 = 0, तो इसको उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, t = √15, ये √15 ये -√15, अतः शून्य कितना हो जाएगा, अतः शून्यक = हो जाएगा, जैसे रहेगा -√15, √15, ये आंसर हो गया। फिर बोलता है यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी
इसको यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना है, इक्वल टू 1/4, या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इक्वल टू कितना होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, -1/4, यहाँ x लगा देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 इक्वल टू 0, या यहाँ आ जाएगा x² माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो अगर हम 4 का लॉस लेंगे तो 4 यहाँ चल जाएगा, मेरा हो जाएगा 4x² प्लस 4 एक बार में कटेगा, x को एक बार पढ़ेंगे तो x प्लस 4 का फिर एक बार पढ़ेगा 1 इक्वल टू 0, और ये जाके इधर गुना हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या रैखिक समीकरण a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 का ग्राफीय निरूपण क्या होगा। यानी इसका ग्राफीय निरूपण 3 कंडीशन का आता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और एक आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये 3 कंडीशन, एक ये है, 2 कंडीशन, एक ये तीसरा कंडीशन, यानी इसमें समपाती होता है, इसमें अद्वितीय हल होता है, इसमें कोई हल नहीं होता है। तो ये होगा आपका जाकर समपाती, 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 इसमें अनेक हल होता है, अनेक हल, ठीक है ना। तो ग्राफीय निरूपण पूछा है तो समपाती इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा समीकरण मेरा पूछा है कि रैखिक समीकरण x + y = 5 तथा 2x + 2y = 0 का बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। बीजगणितीय निरूपण यानी इसका निकाल के देखना होगा, जैसे a1/a2, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 1/2 आता है, फिर निकालना होगा b1/b2, यानी यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 2 है, ये भी 1/2 आ गया। फिर यहाँ इसको अगर हम बराबर के इस पार करेंगे तो 2x + 2y = 0, वहाँ क्या है, यानी c का मान नहीं है, और यहाँ c का मान कितना है, इसको इधर करेंगे तो -c1/c2 इक्वल टू, यहाँ इसको इस बार करेंगे तो -5 हो जाएगा, और वहाँ है नहीं, तो ये बराबर नहीं हो रहा, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। इसका बीजगणित निरूपण क्या बताएगा, इसमें कोई हल नहीं है, इसमें हो जाएगा कोई हल नहीं है, इसका बीजगणितीय निरूपण बताएगा कोई हल नहीं है। फिर हमको बोला है कि 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो 2 चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण समांतर हो। यानी समांतर का मेरा ये कंडीशन आता है, ठीक है ना। समांतर का कंडीशन आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी जो इसमें कंडीशन आया है, ठीक है ना, यही कंडीशन आता है। इसमें बोला था बीजगणितीय, इसलिए इसमें लिखाया कोई हल नहीं। इसमें क्या होगा, ज्यामितीय निरूपण समांतर रेखा दिखाना होगा, तो समांतर दिखाएंगे तो ये कंडीशन लाना है, यानी ये कितना है 2 यहाँ नीचे बराबर लाना है, तो कोई भी कंडीशन जैसे यहाँ जितना है उसमें भी उतना ही देना पड़ेगा। जैसे अगर 2x है तो हम 2x दे सकते हैं, इसमें भी +3y है तो 3y भी दे सकते हैं, और -8 इसको हमको बराबर नहीं लाना है, तो हम यहाँ +8 = 0 दे देंगे, तो ये भी मेरा सही हो जाएगा। ऐसे कुछ भी दे देंगे, जैसे यहाँ 2x है तो हम यहाँ 2 दूना 4x दे देंगे, +3 है तो यहाँ 6y दे देंगे, यहाँ 8 यानी 8 दूना हमको -16 नहीं देना है, बाकी जो दे देंगे हो जाएगा, तो प्लस हम 8 दे देते हैं इक्वल टू 0, यही मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि समीकरण x + y + 4 और x - y = 2 के द्वारा निरूपित रेखाओं के लिए निम्न सही कथन चुनें। क्या ये समीकरण समपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है या कोई नहीं? तो ये जानने के लिए क्या करना होगा, हमको कंडीशन निकालना होगा। यानी यहाँ x के आगे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ भी x के आगे कुछ नहीं है तो 1 बराबर है, तो ये 1/2 हो गया। इक्वल टू देखते हैं y के आगे यहाँ +1 है और y के आगे यहाँ -1 है, तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू b1/b है। यानी ये कंडीशन ये बताता है कि ये प्रतिच्छेदी है। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3, फिर बी नंबर में दिया x - 2 ब्रैकेट x + 1 इक्वल टू x - 1 ब्रैकेट x + 3। यानी ये चारों समीकरण को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, इसको बनाना होगा बारी बारी से। और यदि ये x² + bx + c = 0 अगर ये कंडीशन में आ जाता है तो वही द्विघात समीकरण होगा, बाकी नहीं होगा। तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं एक एक नंबर करके। यहाँ ए डायरेक्ट x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3 है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी इक्वल टू 2x - 6, या यहाँ हो गया x² + 1 + 2x, इसको माइनस करेंगे 2x - 6 इक्वल टू 0, या x² 6 में 1 जाएगा तो बचे, यानी 2x खत्म, यहाँ बच गया -5 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग x² + 0x - 5 इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह क्या होगा, यही द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा। फर्स्ट बार में हो गया तो हमको सबको निकालना जरूरी नहीं है। अगर इस कंडीशन में नहीं आता तो द्विघात समीकरण नहीं होता। इसी तरह का इसमें और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? उसको भी सेम इसी प्रोसेस से निकालना है, और जो उसमें क्या होगा, तीनों द्विघात समीकरण हो जाएगा और एक नहीं होगा, वही इसमें देखा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का प्रथम पद 10 तथा सार्वअंतर 10 हो तो इसका तीसरा पद ज्ञात कीजिए। यानी ये इक्वल टू 10 है और डी इक्वल टू भी 10 है, तो हमको निकालना है ये 3 इक्वल टू, ठीक है ना, क्या होगा a + 2d, यानी 10 + 2 × 10, यानी 10 दूना 20 और 10 कितना होगा 30। यही इसका आंसर है। इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, बोलता है 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी ये मेरा क्या इतना है, ये इक्वल टू है 2 और डी इक्वल टू है 7 - 2, या डी इक्वल टू कितना निकले, 7 में 2 जाएगा 5, या ए 10, यानी 10वां पद निकालना है तो क्या होगा a + 9d, यानी ए का मान कितना है 2 + 9 × डी का मान 5, यानी 2 + 9 = 45, 45 और 2 47, ये हो गया आंसर। उसके बाद बोलता है ये पी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है ना, इसमें n निकालना है। तो मेरा ये इक्वल टू हो गया 3 और डी इक्वल टू 8 - 3, यानी डी इक्वल टू कितना हो गया 5। तो यहाँ लिखना होगा माना nवां पद 78 है, nवां पद 78 यानी अंतिम पद हो गया, या ये n इक्वल टू 78, या ये n का फॉर्मूला बिठा देते हैं, a + n - 1 × d इक्वल टू 78, या ये का मान मेरा 3 है, यहाँ 3 रख देते हैं, प्लस n का n होगा -1 × d का मान 5 है, 5 इक्वल टू 78। फिर यहाँ देख लेते हैं, यानी 3 को क्या करते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं, तो ये 5 को n से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5n - 5 इक्वल टू 78, और ये 3 प्लस से इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, या 5n इक्वल टू इधर कितना हो गया 78 में 3 जाएगा तो 75 और 5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, या 5n को 75 5 80 और 16 पंचे 80, 16 बार में कटेगा, n इक्वल टू 16, यही 16वां पद 78 होगा, इसका आंसर 16 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या किसी एपी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र है,
यानी इसका प्रथम n पदों का योग का सूत्र इसमें लिखना होगा। यानी एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। एस एन का योग का फार्मूला होता है, एन पदों का योग का फार्मूला होता है। फिर बोलता है किसी एपी का अंतिम पद ये एन, यानी ये एन इक्वल टू ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसके जगह एक और फार्मूला आ सकता है ये वाला, इसमें यानी एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन, ठीक है ना। और ये एन के जगह एल भी दे सकता है, n इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, यानी ये तीन फार्मूला में कोई भी दे सकता है। इसका तीनों फार्मूला एक ही, ये और ये तो एक ही है, सिर्फ ए एन के जगह एल है, एल भी लिखता है, और एक ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी हो, ये कोई भी ऑप्शन में दे सकता है सब। और इसमें बोलता है यदि ये पी का nवां पद ये एन इक्वल टू 4n प्लस 3 है तो इसका पांचवा पद निकालना है। यहाँ लिखेगा चूंकि ये एन इक्वल टू 4n प्लस 3 या पांचवा पद यानी n 5 लेने बोला है, तो हम रख देंगे ये 5 इक्वल टू 4 इंटू यहाँ 5 लिख देंगे n के जगह प्लस 3, यानी 5 का 20 3 23, इसका आंसर 23 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, द्विघात ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है ना। दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, यानी हम लोग जो फार्मूला निकालते हैं मूल का, उसमें सबसे पहले हमको d निकालना है, जिसका फार्मूला आता है b² माइनस 4ac, ये d का फार्मूला है। और यदि d इक्वल टू 0 आता है तो हम लोग बोलते हैं कि मूल बराबर है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में क्या होता है, मूल बराबर होता है, ठीक। और d ग्रेटर देन 0 आता है तो ये मूल वास्तविक होता है, मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। और जब d ग्रेटर लेस देन 0 आता है तो मूल काल्पनिक हो जाता है, काल्पनिक, ठीक है ना, मूल काल्पनिक हो जाता है। ये तीन कंडीशन है। तो यहाँ बोलता है मूल वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल क्या होगा, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, डी का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ किसी में ऐसा फार्मूला नहीं दिया, यानी डी का फार्मूला दिया है यहाँ b² माइनस 4ac लेस देन 0 दिया, लेस देन 0 दिया तो ये तो काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं, मूल बराबर हो जाएगा इसमें। और यहाँ b² माइनस ac ये तो फार्मूला ही नहीं है, तो ये फार्मूला नहीं है तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ये कंडीशन हो जाएगा। फिर इसी तरह इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया है, बोलता है द्विघात समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विभक्तर, ठीक ना, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो समीकरण के मूल होंगे। यानी ये क्या दिया, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है ना, इक्वल टू कितना है, ये d इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी मूल क्या होगा, इसमें मूल बराबर होगा, d इक्वल टू 0, यानी d का ही फार्मूला है ये b² माइनस 4ac, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसी का फार्मूला बैठाया और ये 0 है, तो क्या होगा, मूल बराबर होगा। यहाँ दिया वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा समान, वास्तविक नहीं है, कोई नहीं, वास्तविक तो नहीं है, यही बात सच है इसमें कि ये वास्तविक नहीं है, ठीक है ना। ये इसमें ये वाला हो जाएगा। फिर बोलता है विभक्तर d निम्न में से किसके बराबर होता है, d का फार्मूला जैसे होता है b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac ये नंबर का ही इसमें होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 74 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 154.5 सेंटीमीटर हो तो BF ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि त्रिभुज समरूप हो तो उसका क्षेत्रफल भुजा के वर्ग के बराबर होते हैं, वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो हम आप लोग को बता रहे हैं, ये क्वेश्चन मतलब बढ़िया समझाने के माध्यम से नहीं बता रहा हूँ, हम इस क्वेश्चन को टेक कर रहे हैं कि
कैसे हम आप लोग को सारा क्वेश्चन बता दें, ताकि ये क्वेश्चन तो आप लोग बनाए ही होंगे, वो क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे कैसे बनाता है। इसको जल्दबाजी में हम इसको क्वेश्चन मतलब बिना रूल बिना कोई इसे डायरेक्ट इसको आंसर कैसे लाया जाता है, ये मतलब एक ऑब्जेक्टिव को जिस तरह बताया जाता है शॉर्ट में, उस तरह हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे तो ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाए ही होंगे, सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि इस साल के एग्जाम में इन्हीं सब क्वेश्चन आएंगे। यदि इस सब क्वेश्चन को आप एक झलक देख लेते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। और पहले ही बता चुके हैं कि इस क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन इसको और संक्षिप्त कर देंगे जब एग्जाम जिस दिन रहेगा उससे 2 दिन पहले, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या बोलता है। तो इसमें हम जानते हैं कि जब मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, समरूप होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है उसके भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी इसमें एक भुजा दिया है EF और निकालना है क्या BC। तो त्रिभुज यहाँ क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं या 64/121 ABC का ऊपर लग क्या है BC/EF का होल स्क्वायर कर देते हैं इधर, ठीक है ना। यानी क्षेत्रफल होता है उसका भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। या ये किसका स्क्वायर है 8 का, और ये किसका है 121 का स्क्वायर है, इक्वल टू इधर हो गया BC और EF कितना दिया है 15.4 का स्क्वायर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। तो ये स्क्वायर काट दिए। अब ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 8 × 15.4/100, ये किसका था 21 का स्क्वायर था ना 11 का, तो हम यहाँ दे देंगे 11 इक्वल टू इधर क्या बच गया 20, 11 से काट देते इसको, 11 एकम 11 बच गया। उसके बाद बचा 4, अगर चौक 44, एक अंक के बाद पॉइंट, 14 112 इक्वल टू BC, एक अंक के बाद पॉइंट, ये हो गया। यानी BC कितना हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन इसमें भी वही बोलता है, क्या बोलता है DE समांतर BC है तो EF ज्ञात कीजिए। जब भुजा क्या होता है समांतर होता है तो वह अनुपातिक हो जाता है, नहीं AE/EC और AD/ इतना हो जाएगा। इसको लिख देंगे यहाँ क्या, चूंकि DE समरूप त्रिभुज BC, या इसीलिए क्या हो जाएगा AE/EC इक्वल टू AD/DB। या AE मेरा 1 है, EC हमको ज्ञात करना है, EC लिख दिए, और ये AD 1.5 है, और ये कितना है 3 है। अगर हम इसको कैसिया गुना कर देते हैं, 3 को 1 से गुना करेंगे, पहले 3 को 1 से गुना, पहले इसको गुना कर देते हैं, EC गुना हो गया 1.5 इक्वल टू 3, यानी इसको गुना किया 3 से, तो ये 1.5 है, 1.5 दूना 3, इसको 2 बार में काट सकते हैं, EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसे बोला है कि हमको CDO 70 डिग्री है तो DC वो ज्ञात कीजिए। इसको शॉर्ट में बताते हैं कि जैसे कि ये वाला देखिए, हमको ये वाला ज्ञात करना है DCO, ये एंगल ज्ञात करना है, ये 70 है, ये 125 है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी इसका ये 180 डिग्री का कौन बना रहा है, तो 180 में अगर हम 125 बात करते हैं तो ये 55 डिग्री बचता है, ये वाला 55 डिग्री बन गया, ठीक है ना। ये 55 डिग्री हो गया, 55 और 125 कितना हो जाएगा 180, 55 डिग्री हो जाएगा, और ये 70, ठीक है ना। यानी 55 + 70 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 0 5, 7 5 12 125, यानी इसको और ये 70 को जोड़ें इस बार तो कितना हो गया 125, नहीं ऐसे देखते हैं इसको, यानी 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया 5, 17 में 1, 55 डिग्री ये है। और इसको अगर हम 7 से 70 जोड़ते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180, 180 में 2 को अगर इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 55 और ये हो गया 70, यानी 5 0 5 7 5 12 125 ही होता है। तो 125 में अब की बार क्या करेंगे 180 में घटा देंगे, दो कोनों का योग है, तो 180 में अगर हम 125 घटाते हैं, 10 में 5 गया 5, यहाँ बच गया 7, 7 में 2 गया 5, ये यानी कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका 55 डिग्री है, ठीक है। इसको हम फार्मूला से नहीं बताएं, डायरेक्ट
ठेठ भाषा में जैसे निकला जाता है। अगर हमको कौन निकालने का रहता है ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ ऑप्शन दिया ही रहेगा, तो हम ऐसे ही निकालेंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर 55 होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।